नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी में। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी MPPSC प्री और मेंस की तैयारी के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और अपने सिलेक्शन को ले जा रहे हैं। आप भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 40% के इस ऑफर के साथ आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल देर ना करें। सन रेज इज जस्ट लाइक ए अपॉर्चुनिटीज इज जस्ट लाइक ए सनराइज, इफ यू वेट टू लॉन्ग सो यू कैन मिस देम। जो अवसर होते हैं ना, ये सूर्य की किरणों की तरह होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा ऑफर है। ये 40% का ऑफर आपको तब मिलेगा जब आप एक रेफरल कोड लगाएंगे। तो रेफरल कोड के तौर पर आपको SA+ कोड का यूज़ करना है। अनअकैडमी पर जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो रेफरल कोड लगाने पर मिलता है। तो आप रेफरल कोड SA+ याद कर लें, और जब भी आपको डिस्काउंट चाहिए हो या आपके किसी फ्रेंड को चाहिए हो तो उसे सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सुनहरा मौका है, सभी साथी इसका लाभ उठाएं। लास्ट लेक्चर में प्यारे साथियों हमने आपको ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ाया था। ह्यूमन डिजीज़ में लास्ट क्लास में हम आपके साथ चर्चा कर चुके थे बैक्टीरियल डिजीज़ पर और वायरल डिजीज़ पर। तो बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ पर हमारी चर्चा आपके साथ लास्ट क्लास में हो चुकी थी। अब उसी से आगे बढ़ेंगे, और उसी से आगे बढ़ के अब आपके साथ कवक द्वारा होने वाली बीमारियाँ, इसके बाद प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां, इसके बाद आनुवांशिक बीमारियां और प्रदूषण जनित बीमारियों की चर्चा करेंगे। जिससे आपका ये डिजीज़ वाला जो चैप्टर है 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये डिजीज़ वाला चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर कर पाएंगे, है ना। तो इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आप आंसर जरूर करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट फॉर लेट्स क्रैक इट। तो आपके साथ शुरू किया जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो हम देखते हैं कवक द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां कवक द्वारा होती हैं। तो कवक द्वारा होने वाली बीमारियों की यदि मैं ट्रिक देखूं, कवक द्वारा होने वाली बीमारियों की यदि मैं ट्रिक देखूं प्यारे साथियों, तो है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये कवक द्वारा होने वाली बीमारियों की ट्रिक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से बनेगा प्यारे बच्चों गंजापन, गंजा से बनेगा गंजापन। दामाद का जो ये दमा है इससे बन जाएगा दमा, है ना। और लास्ट वाले दा से बन जाएगा दाद, दाद खाए से बन जाएगा खाज, और फ्रूट से बन जाएगा फुट, फुट कौन सा फुट? एथलीट फुट। तो एक तो गंजापन हो गई, दमा हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, और एथलीट फुट। ये 5 बीमारियां याद रखना आपको। ये पांचों बीमारियां आपकी कवक द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आइए तो अब चर्चा करते हैं कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। ठीक है, आ जाइए। इसे धावक पाँव कहते हैं, धावक पाँव। ठीक है, सुधारेंगे थोड़ा सा। तो कवक द्वारा होने वाली बीमारी की ट्रिक करें तो एक होती है गंजापन। गंजापन होता है टीनिया कैपिटस नामक कवक के द्वारा, और इसमें बाल झड़ने लगते हैं। दमा की चर्चा करें तो दमा होता है कवक के द्वारा, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। दाद की चर्चा करें तो दाद ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है, इसमें त्वचा प्रभावित होती है। खाज की चर्चा करें तो एगिरस एस्केबीज नामक कवक से होती है, इसमें त्वचा प्रभावित होती है। एथलीट फुट की चर्चा करें तो ये भी ट्राइकोफाइटन से होता है, इसमें पाँव जो होते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह के छाले पड़ जाते हैं जैसे तरीके के छाले एक धावक के पाँव में पड़ते हैं, एक धावक के पाँव में पड़ते हैं, उसी तरीके के छाले इस बीमारी में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब कवक के बाद अगली जो बीमारी हमें देखनी है वो है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां। तो अब प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी देखेंगे। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी की ट्रिक आपके साथ ये है कि पापा काम्पेस होते हैं, पापा काम्पेस होते हैं, अच्छी ट्रिक है ना।
पापा कहाँ पे सोते हैं, इससे बन जाएगा क्या बताओ, पापा से बन जाएगा पायरिया, काम से का जो का है, का से बन जाएगा कालाजार, कालाजार, माँ से बन जाएगा मलेरिया, पे से बन जाएगा पेचिस, सोते हैं से बन जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस को सोने की बीमारी या अच्छे शब्दों में कहें तो निंद्रा रोग। और है यहाँ पर साइलेंट है, तो पापा काम पे सोते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये जो 5 बीमारियां हैं आपकी, ये जो आपकी 5 बीमारियां हैं, ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली इन बीमारियों को डिटेल में देखेंगे आपके साथ। तो देखिए ज़रा चर्चा करिए आपके साथ। बीमारी का नाम पायरिया, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस और निंद्रा रोग, ये सारी बीमारियां प्रोटोजोआ द्वारा होती हैं। इसमें जो पायरिया होता है, इसमें मसूड़े प्रभावित होते हैं, दांतों से खून आने लगता है। ये एंटी अमीबा जिंजेवेलिस नामक प्रोटोजोआ से होती है। एक बार बोल के बताइए, एंटी अमीबा जिंजेवेलिस नामक प्रोटोजोआ से होती है। अगर हम चर्चा करें काला ज्वर की, तो ये लीसमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होती है। लीसमैनिया डोनोवानी, इसका पूरा नाम है लीसमैनिया डोनोवानी। और इसमें अस्थियां मतलब कि हड्डियां प्रभावित होती हैं। काला जार है ये, है ना, काला जार। तो काला जार में जो है लीसमैनिया नामक कवक से होती है, लीसमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होती है, इसमें अस्थियां प्रभावित होती हैं। मलेरिया की चर्चा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिटेल में देखेंगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होती है, और इसमें तिल्ली मतलब होता है स्प्लीन और आरबीसी प्रभावित होती है। इसमें स्प्लीन और आरबीसी प्रभावित होती है। स्प्लीन मतलब कि प्लीहा। पेचिस की चर्चा करें तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, पेचिस जो होती है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होती है, और इसमें आंतें प्रभावित होती हैं। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होती है, इसमें आंतें प्रभावित होती हैं। स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग की चर्चा करें तो ये ट्रिपेनोसोमा नामक कवक प्रोटोजोआ से होती है। ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है, और इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसमें ब्रेन अफेक्टेड होता है। ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है, और इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो कवक और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी हमने देखी, इसमें से कुछ को डिटेल में देखेंगे, है ना। तो अगर मलेरिया की चर्चा करें तो मलेरिया के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, आपको सीधे नोट डाउन करने पड़ेंगे। मलेरिया के रिगार्डिंग पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और फैलता किससे है? फैलता है, आपका ध्यान रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर से। नोट डाउन करो, मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। होता किससे है? होता है प्लाज्मोडियम से, और फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। होता है प्लाज्मोडियम से और फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। और प्रभावित किसको करता है? प्रभावित करता है स्प्लीन और आरबीसी को प्रभावित करता है। तो ये सारे पॉइंट मलेरिया के रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ, अब देखेंगे जल द्वारा होने वाली बीमारियां। तो अब देखेंगे डिजीज कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर। तो आपसे एक क्वेश्चन आजकल ऐसा आने लगा है कि 4 ऑप्शन देता है और 4 बीमारियों के नाम लिखता है। आजकल एक ऐसा क्वेश्चन भी आने लगा है कि 4 ऑप्शन देता है और 4 बीमारियों के नाम लिखता है, और आपसे कहता है कि एक काम करिए कि इनमें से कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से होती है, छांट कर बताइए। तो दूषित जल द्वारा होने वाली बीमारी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो कुछ बीमारियों के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, अब डायरेक्ट याद रखिएगा, दूषित जल को पीने से होती है। एक तो हैजा, एक तो क्या हो गई? हैजा होता किससे है? विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है, और आंतों को प्रभावित करता है, और ये हमारे शरीर में दूषित जल से फैलता है। कैसे जाता है? दूषित जल से। ये हमारे शरीर में दूषित जल से जाता है। दूसरा होता है पीलिया। पीलिया जीवाणु द्वारा होता है और हमारे यकृत को प्रभावित करता है। जीवाणु द्वारा होता है और हमारे यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पीलिया जीवाणु द्वारा होता है, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, और हमारे शरीर में कैसे फैलता है? पीलिया विषाणु द्वारा होता है। विषाणु मतलब वायरस द्वारा। पीलिया वायरस द्वारा होता है, वायरस द्वारा, और हमारे यकृत को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दूषित जल से। पेचिस की चर्चा करें, पेचिस हमारी आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, पेचिस आप जान ही चुके हो कि ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। डायरिया की चर्चा करें, डायरिया जो है रोटा वायरस से होता है। रोटा वायरस, डायरिया होता है रोटा वायरस से, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डायरिया जो होता है वो रोटा वायरस से हो जाता है।
रोटा वायरस से आंतों को प्रभावित करता है। फ्लोरोसिस जो होता है पीने के पानी में फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है, इसमें दांत और हड्डियों का क्षरण होने लगता है। टाइफाइड की चर्चा करें, टाइफाइड साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है और इसमें आंतें प्रभावित होती हैं, बोलो हाउ। तो ये सारी जल द्वारा होने वाली बीमारी थी। अब आपके साथ हम आनुवांशिक बीमारियों पर चर्चा करेंगे। अब आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं जेनेटिक डिसीज़ पर। तो आनुवांशिक बीमारी मतलब कि जेनेटिक डिसीज़ पर अब आपके साथ चर्चा करेंगे, है ना। आनुवांशिक बीमारी मतलब कि जेनेटिक डिजीज़ पर आपके साथ चर्चा करेंगे। अब आइए, तो जेनेटिक डिजीज़ पर चर्चा करेंगे आपके साथ, आनुवांशिक बीमारियों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, तो कौन कौन सी आनुवांशिक बीमारी है। एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि 4 ऑप्शन में वो 4 बीमारियों के नाम लिखता है, 4 ऑप्शन में 4 बीमारियों के नाम लिखता है। वो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, आपसे पूछा जाता है। वो कहता है इनमें से कौन सी आनुवांशिक बीमारी है, छांट कर बताइए। तो कुछ नहीं करना होता है हमें, 3 लिख देगा वो, कुछ लिख देगा बैक्टीरिया द्वारा, कुछ लिख देगा जीवाणु द्वारा, एक आध लिख देगा आनुवांशिक बीमारी। तो आनुवांशिक बीमारियों के नाम याद रखने की कौन कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। तो एक ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, है ना, कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका, हीमोफीलिया हो गया, थैलीसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, बबल बेबी डिजीज़ हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। ये सारे आनुवांशिक बीमारियां हैं। ये सभी आनुवांशिक बीमारियों के नाम हैं। इनको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है आपसे, ठीक है। चलो, अब आनुवांशिक बीमारियों को पढ़ने से पहले हमें आनुवांशिक बीमारी के प्रकार समझने पड़ेंगे। तो आनुवांशिक बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है गुणसूत्र के माध्यम से। जैसे मान लो ये एक जनरेशन है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आनुवांशिक बीमारियां जाती हैं, ये जाती हैं गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम के माध्यम से। और गुणसूत्रों के आधार पर हम आनुवांशिक बीमारियों को 1-2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन में आनुवांशिक बीमारी पर कर दे रहा हूँ आपके साथ, और आनुवांशिक बीमारी को पढ़ने के बाद फिर हम आपके साथ पहले थोड़ा सा क्रोमोसोम पर चर्चा कर ले रहे हैं, क्रोमोसोम के बाद आनुवांशिक बीमारियों को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, तो देखिए जरा, तो अगर हम चर्चा करें क्रोमोसोम की, तो इसको वोल्टेयर ने खोजा था। मनुष्य में यदि गुणसूत्रों की चर्चा करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ा बना बना कर रहते हैं, 2-2 का जोड़ा बना बना कर रहते हैं, ठीक है। तो अगर मनुष्य में चर्चा करें तो पुरुष हो या महिला हो, इन दोनों में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़े गुणसूत्र में से 22 जोड़े गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में एक जैसे होते हैं। ऐसे 22 जोड़े गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में एक जैसे होते हैं, ऐसे 22 जोड़ी गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में एक जैसे होते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोसोम। ऐसे 22 जोड़ी गुणसूत्रों को हम ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में अलग अलग होता है। पुरुष के शरीर में वो 23वां जोड़ा होता है, क्या बताओ, XY, और स्त्री के शरीर में वो 23वां जोड़ा होता है XX, जिसे हम कहते हैं एलोसोम। तो आनुवांशिक बीमारी भी 2 प्रकार की होंगी, या तो ऑटोसोमल गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी होगी, इसे हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र, इसे हिंदी में कहते हैं कायिक गुणसूत्र, इसे हिंदी में कहा जाता है कायिक गुणसूत्र, कायिक, है ना। ऑटोसोम क्रोमोसोम को हिंदी में कहा जाता है कायिक गुणसूत्र, कायिक, क्योंकि ये जो ऑटोसोम होते हैं ये काया बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पुरुष और स्त्री दोनों की काया अधिकतर समान है। 2 हाथ पुरुष के, 2 स्त्री के, 1 नाक पुरुष की, 1 स्त्री की, 2 पैर पुरुष के, 1 स्त्री के, 2 पुरुष स्त्री के होते हैं, है ना। 2 पैर पुरुष के हैं तो 2 स्त्री के हैं। वैसे तो है नहीं कि स्त्री का 1 पैर है, इस पुरुष के पास 1 दिमाग है, तो ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि स्त्री के पास दिमाग नहीं है, उसके पास भी 1 दिमाग है। इवन उसका दिमाग ज़्यादा तेज हो गया आजकल, है ना। तो इसे कहते हैं कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो कायिक गुणसूत्र होते हैं काया बनाते हैं, इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो आनुवांशिक बीमारी या तो कायिक गुणसूत्र की होगी, कायिक, या लिंग गुणसूत्र की होगी, है ना। तो या तो कायिक गुणसूत्र की होगी या लिंग गुणसूत्र की होगी। अब चलते हैं आगे, और अब आपके साथ जो है पहली आनुवांशिक बीमारी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो मैं अपने आप को स्लाइड पर ले आऊँ या गायब कर दूँ? मैं अपने आप को स्लाइड से गायब कर देता हूँ ताकि आपको स्लाइड पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। सो मैं अभी कुछ देर के लिए मिस्टर इंडिया बनने जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं बन गया हूँ मिस्टर इंडिया। चलो, तो कलर ब्लाइंडनेस की चर्चा करते हैं आपके साथ।
तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है प्यारे साथियों, ये इस बीमारी में हमारी आंखों की जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कॉनिकल सेल मतलब कि शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं, ये कॉनिकल सेल मतलब कि शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनना, हमारी ये कॉनिकल सेल मतलब शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं, ध्यान से सुनना। तो हमारी आंखों में कॉनिकल सेल पाई जाती हैं जो हमें कलर को डिटेक्ट करने में, कलर को पहचानने में मदद करती हैं। लेकिन जब हमारी आंखों की कॉनिकल सेल्स में कमी आ जाती है तो हम कुछ कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में यही होता है, कॉनिकल सेल में कमी आ जाती है। ये कमी क्यों आती है? क्योंकि आनुवंशिक रूप से ही एक डिफेक्टेड जीन जो है वो एंटर कर जाता है। तो ये जो बीमारी है ये एक्स गुणसूत्र की आनुवंशिक बीमारी है। अब एक्स तो माता पिता दोनों में पाया जाता है, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस माता और पिता दोनों की तरफ से आ सकती है। तो ये एक प्रकार की एक्स क्रोमोसोम की जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सो इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, है ना। ये एक सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम, जिसका डिसऑर्डर है। इस बीमारी में व्यक्ति लाल और हरे और नीले पीले रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अधिकांशतः विकल्प में लाल हरे मिलता है ना, अधिकांशतः लाल हरे मिलता है। तो जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होता है उसको लाल और हरे रंग एक जैसे दिखते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग होगी तो पहले कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाएगा। पता लगा रेलवे डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट हो रही थी, आपको लाल और हरा एक जैसा दिखता है, आपने हरी लाइट को लाल समझ के ट्रेन रोक दी या लाल लाइट को हरी समझ के ट्रेन जाने दी। खुद तो शहीद हुए, बहुत सारे लोगों को भी शहीद करा बैठे, है ना। डिफेंस के डिपार्टमेंट हो गए, मेडिकल्स के डिपार्टमेंट हो गए, रेलवेज डिपार्टमेंट हो गए, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग से पहले कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। तो कलर ब्लाइंड से जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसको रंग तो दिखते हैं, ऐसा नहीं कि रंग नहीं दिखते हैं, रंग तो दिखते हैं, बस लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है वो, या कभी कभी नीले पीले रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अधिकांशतः तो लाल और हरे रंग में अंतर ना कर पाने के कारण कलर ब्लाइंडनेस होती है। अधिकांशतः तो कलर ब्लाइंडनेस लाल और हरे रंग में अंतर ना कर पाने को कहते हैं, लेकिन कभी कभी नीले पीले में भी अंतर नहीं कर पाता व्यक्ति। इस बीमारी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट का नाम होता है इशिहारा टेस्ट। एक बार बोलोगे दिल को अच्छा लगेगा, इशिहारा। तो कलर ब्लाइंडनेस को पहचानने के लिए इशिहारा टेस्ट करते हैं। आ जाओ, कलर ब्लाइंडनेस की चर्चा करें तो कलर ब्लाइंडनेस जो है एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है लिंग गुणसूत्र की। कौन से लिंग गुणसूत्र की? एक्स गुणसूत्र की। एक्स लिंग गुणसूत्र की आनुवंशिक बीमारी है, और इस बीमारी के होने की संभावना पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है। ऐसा क्यों? अभी आगे चल के समझ आएगा, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना पुरुषों में महिलाओं की कंपैरिजन में अधिक होती है। अब कलर ब्लाइंडनेस के आधार पर पुरुषों और महिलाओं को हम विभाजित करते हैं। सो जो पुरुष सामान्य होगा ना उसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। जो पुरुष कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होगा उसका जो एक्स है ना वो कलर ब्लाइंड से अफेक्ट हो जाएगा। तो एक्स ही वाई यदि मैं लिखूंगा इसका मतलब है कि पुरुष कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है, ठीक है। सामान्य महिला में गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। लेकिन महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर महिला के एक एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस आ भी गई तो ये महिला कलर ब्लाइंडनेस नहीं मानी जाएगी। इस महिला को लाल और हरे रंग अच्छे तरीके से दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कलर ब्लाइंड हो जाएगी। महिला कलर ब्लाइंड तभी मानी जाएगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड से प्रभावित होंगे। लेकिन पुरुष में तो एक ही एक्स है, और अगर वो ही कलर ब्लाइंड से प्रभावित हो गया तो पुरुष को तो वर्णांध हो जाना है, पुरुष को तो कलर ब्लाइंड हो जाना है, मतलब उसको तो लाल और हरे रंग में अंतर दिखना बंद हो जाना है। लेकिन महिला के केस में ऐसा नहीं है। महिला का यदि एक एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड से प्रभावित हो भी गया तो ये इस महिला को कलर स्पष्ट रूप से दिखेंगे, लाल हरे रंग में अंतर कर पाएगी, कलर ब्लाइंड नहीं मानी जाएगी। महिला कलर ब्लाइंड तभी मानी जाएगी जब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड से प्रभावित होंगे। तो अगर एक एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस आ भी गई तो यह महिला कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन किंतु परंतु ये अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कलर ब्लाइंडनेस ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि अगर ये वाला एक्स ट्रांसफर हुआ तो जाहिर सी बात है कलर ब्लाइंडनेस ट्रांसफर होगी। तो ये कलर ब्लाइंड की केवल वाहक मानी जाएगी, केवल और केवल वाहक मानी जाएगी। महिला कलर ब्लाइंड तब मानी जाएगी जब उसके दोनों एक्स प्रभावित होंगे, ठीक है। आ जाओ, अब यहां से न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं समझो। देखो जरा,
बात को समझना। उसने कहा सामान्य, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वर्णांध स्त्री के साथ होता है तो उनके बच्चों में कलर ब्लाइंड होने की संभावना क्या क्या होगी। फिर से सुन लो, एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वर्णांध स्त्री से होता है तो उनके बच्चों में कलर ब्लाइंड होने की संभावना क्या क्या होगी। तो जैसे ही उसने पुरुष सामान्य कहा तो अपन ने सामान्य पुरुष के लिए एक्स वाई बना लिया। जैसे ही उसने कलर ब्लाइंड कहा तो हम जानते हैं कि स्त्री कलर ब्लाइंड तभी होती है जब उसके दोनों एक्स प्रभावित होते हैं। तो जैसे ही उसने स्त्री को कलर ब्लाइंड कहा, हमने यहाँ पर क्या बना लिया, हमने यहाँ पर एक्स सी बना लिया। अब हमें मैच करानी है, पहले ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मैच करेगा तो क्या बनेगा, एक्स सी बनेगा। फिर ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मैच करेगा तो क्या बनेगा, एक्स सी बनेगा। फिर ये वाई एक्स से मैच करेगा तो क्या बनेगा, बताओ, एक्स सी वाई बनेगा। अब ये मत कहना कि सर वाई एक्स सी, आगे पीछे लिखो कोई मतलब नहीं पड़ता, वाई को आगे लिखो एक्स को आगे लिखो कोई मतलब नहीं होता उससे। ये क्या बनेगा, एक्स सी वाई बनेगा। ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन दोनों लड़कियां कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि लड़की कलर ब्लाइंड तब मानी जाती है जब दोनों एक्स प्रभावित होते हैं। तो दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां कलर ब्लाइंड नहीं है, केवल और केवल वाहक हैं। लेकिन दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के कलर ब्लाइंड हैं। तो टोटल 4 बच्चे हैं, कुल 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 बच्चे कलर ब्लाइंड हैं। प्रायिकता निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना है, 25, 25 दूनी 50, मतलब कि 50% बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे, 50% बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे। और वो भी दोनों कौन है, बताओ, दोनों लड़के, ये लड़के हैं, दोनों लड़के कलर ब्लाइंड होंगे। लेकिन दोनों लड़कियां, लड़की केवल वाहक होगी। वाहक होने का मतलब है इसको खुद को तो लाल और हरे रंग में अंतर दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कलर ब्लाइंडनेस ट्रांसफर कर दे। लड़के क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, मतलब कि ये वर्णांध होंगे, लड़के वर्णांध होंगे, लेकिन लड़कियां दोनों सामान्य होंगी, सामान्य नहीं वाहक होंगी। तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जो वर्णांध होंगे। बोलो हाउ। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके एक इसी टाइप का क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नॉर्मल सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से होता है। जैसे ही उसने वाहक स्त्री कहा तो हम जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स सी एक्स होते हैं। जैसे उसने वाहक कहा तो हमें एक एक्स कलर ब्लाइंड से प्रभावित होगा। अगर वो वर्णांध स्त्री कहता तो हम दोनों एक्स को कलर ब्लाइंड से प्रभावित मानते। अगर वो वर्णांध स्त्री कहता तो हम दोनों एक्स को कलर ब्लाइंड से प्रभावित मानते। लेकिन उसने केवल वाहक स्त्री कहा तो हम केवल एक एक्स को कलर ब्लाइंड से प्रभावित मानेंगे। सामान्य पुरुष कहा तो पुरुष में हम एक्स वाई लिख लेंगे। अब हम मैच कराएंगे, तो मैच कराने की प्रक्रिया चालू होती है। तो देखो अब हम मैच कैसे करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैच कराएंगे तो पहले अपन ने इस एक्स को इस एक्स से मैच कराया तो क्या बना, एक्स सी बना। फिर अपन ने इस एक्स को इस एक्स से मैच कराया तो क्या बना, एक्स बना। फिर अपन ने इस वाई को इस एक्स से मैच कराया तो क्या बना, बताओ, एक्स सी वाई बना। फिर अपन ने इस वाई को इस एक्स से मैच कराया तो क्या बना, बताओ, एक्स वाई बना। तो ये दोनों लड़कियां हैं, ये लड़का है और ये भी लड़का। तो एक लड़का, ये देखो ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़की जो हैं ये केवल वाहक हैं। दोनों लड़की केवल क्या है, बताओ, वाहक हैं। दोनों लड़के हैं, ये 2 लड़के हैं। इस लड़की में से ये लड़का तो क्या है, बताओ, सामान्य है, इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं आई, ये कलर ब्लाइंड हो गया, ये वर्णांध हो गया। तो टोटल 4 बच्चे हैं, 4 में से एक बच्चा कलर ब्लाइंड है, 4 में से एक बच्चा कलर ब्लाइंड है ना। 4 में से एक बच्चा क्या, बताओ, कलर ब्लाइंड है, ठीक है। आ जाओ, परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 का गुणा कर दोगे। तो 25 चौके 100 और 25 से कम 25, मतलब 25% बच्चे कलर ब्लाइंड होने की संभावना है। और 75% बच्चे नॉर्मल होंगे, जिसमें से दोनों लड़कियां, जिसमें से एक लड़की वाहक होगी और एक लड़की सामान्य होगी। ये लड़की वाहक है, इसमें से एक लड़की सामान्य है ना, जिसमें से एक लड़की क्या है, बताओ, सामान्य है, ध्यान रखना। ये वाहक लड़की है, सामान्य लड़की है। ये कलर वर्णांध लड़का है और ये सामान्य लड़का है, ठीक है। चलो, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य महिला से होता है। अब इस बार पुरुष वर्णांध है, महिला सामान्य है। जैसे ही उसने महिला को सामान्य कहा तो मैंने एक्स लिख लिया, क्योंकि सामान्य महिला का मतलब होता है कि किसी भी एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है।
जबकि आप जानते हो कि कलर ब्लाइंडनेस एक्स गुणसूत्र की बीमारी है, लेकिन महिला सामान्य है। और पुरुष वर्णांध है, पुरुष में एक ही एक्स होता है, वही क्या है बताओ कलर ब्लाइंड से प्रभावित है। पुरुष में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वही कलर ब्लाइंड से प्रभावित है। तो पुरुष का तो एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड से प्रभावित है। अब मैच कराओ, मैच कराओगे जब आप मैच कराने जाओगे तो देखो क्या होगा, इस एक्स को इस एक्स से मैच कराओगे तो क्या बनेगा, एक्स सी एक्स बनेगा। इस एक्स को इस एक्स से मैच कराओगे तो क्या बनेगा, एक्स सी एक्स बनेगा। इस वाई को इस एक्स से मैच कराओगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। इस वाई को इस एक्स से मैच कराओगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो ये दोनों लड़के हैं, और दोनों लड़के क्या हैं बताओ, सामान्य हुए। दोनों लड़के सामान्य हुए, और ये दोनों लड़कियां हैं, और दोनों लड़की केवल वाहक हैं। तो बताओ टोटल 4 बच्चे हैं, 4 में से कितने कलर ब्लाइंड है, कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है। लड़कियां वाहक हैं, कलर ब्लाइंड नहीं है ना। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, तो 0%, मतलब कि कोई भी वर्णांध नहीं, कोई भी वर्णांध नहीं। लेकिन लड़कियां वाहक जरूर हैं, लड़कियां वाहक हैं लेकिन वर्णांध नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर करना होता है आपको। अगली आनुवांशिक बीमारी देखते हैं। अगली आनुवांशिक बीमारी है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया से बहुत प्रश्न बनते हैं, हमेशा से प्रश्न बनते आए हैं हीमोफीलिया से। तो हीमोफीलिया नामक बीमारी से हमेशा से प्रश्न बनते आए हैं, बहुत प्रश्न बनते आए हैं। क्या होता है हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, ये भी एक्स गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया भी एक्स गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है। इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। इसे शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। तो पहली चीज तो इससे बनने वाले प्रश्न को डायरेक्ट देखते हैं और खत्म करते हैं। आपसे पूछा जाता है हीमोफीलिया किस गुणसूत्र की हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, तो अपना उत्तर है आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी लिंग गुणसूत्र की, मतलब कि एक्स गुणसूत्र की है। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे रक्तस्राव रोग या ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडर्स लिखा हुआ है, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, और इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में देखी गई थी। इस बीमारी से प्रभावित व्यक्ति में रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों की कमी हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे इस बीमारी से प्रभावित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है, इतना ही पूछा जाता है इसमें। अगली बीमारी है जिसे अपन कहते हैं थैलीसीमिया। थैलीसीमिया बीमारी एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है, लेकिन ये कायिक गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है। ये लिंग गुणसूत्र की नहीं है। जैसे लिंग गुणसूत्र एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है। तो एक्स वाई को छोड़कर जो 22 जोड़े गुणसूत्र थे ना, उन 22 जोड़ों में से किसी एक गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है ये। तो एक कायिक गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है। और इस बीमारी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाती है, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, और बहुत चांसेस होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा जो है शरीर दुर्बल हो जाता है, रिकवर करना मुश्किल होता है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल सामान्य से बहुत कम हो जाता है थैलीसीमिया में। तो इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, कैसी बीमारी है, जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, कवक से होती है, या आनुवांशिक बीमारी है? तो उत्तर है आनुवांशिक बीमारी। दूसरा, कायिक गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है। तीसरा, क्या होता है इस बीमारी में? तो इस बीमारी में हीमोग्लोबिन के लेवल में कमी आ जाती है। अगला देखिए, अगला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया खूब इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो देखो, हमारी आरबीसी का ये नेचुरल शेप होता है, आरबीसी नेचुरली ऐसी होती है, लेकिन जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होता है उसकी आरबीसी इस तरीके से हो जाती है, हंसी आकार से। इसे हंसिया आरक्तता कहते हैं, हंसिया रक्त अल्पता भी कहते हैं इसे। इसमें क्या हो जाता है, आरबीसी जो है हंसिया के शेप की हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है आरबीसी। आरबीसी बाइकॉनकेव शेप, नॉर्मल शेप होता है आरबीसी का, ये शेप बाइकॉनकेव होता है। तो इसके स्थान पर इस जैसी हो जाती है, चांद जैसी हो जाती है, हंसिया जैसी हो जाती है। ऐसा होने से क्या होता है, इस बीमारी में आरबीसी का आकार बदल जाता है, जिससे आरबीसी नहीं ले जा पाती है किसको, ऑक्सीजन को। तो आरबीसी की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता घट जाती है, जिससे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और श्वसन की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता। ये भी एक घातक आनुवांशिक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया, है ना। इसके बारे में बस इतना ही याद रखना कि कायिक गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है। इसमें आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव के स्थान पर सिकल शेप हो जाता है, जिससे आरबीसी की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता घट जाती है। बस इतना ही याद रखना इसमें। अगली बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी हमारी कायिक गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम भी हमारी कायिक गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है। अब इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, पहले तो याद रखो उसको किसने खोजा था। तो इस बीमारी को लेग्डो डाउन ने खोजा था।
इस बीमारी को लैग्डो ने खोजा था, डाउन सिंड्रोम को लैग्डो ने खोजा था। ये महिला व पुरुष दोनों में हो सकती है। इस बीमारी से प्रभावित जो पुरुष होता है ना, उसमें अल्जाइमर के लक्षण देखे जाते हैं। इस बीमारी से प्रभावित बच्चों में अल्जाइमर के लक्षण देखे जाते हैं। अल्जाइमर मतलब कि याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से प्रभावित जो व्यक्ति होती है वो मंगलॉइड की तरह दिखता है, मंगलॉइड की तरह, इसलिए इस बीमारी को मंगलॉइड जड़ता भी कहते हैं, मंगलॉइड आइडोसी भी कहते हैं। इस बीमारी में सामान्य व्यक्ति में गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन इस बीमारी में एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। लेकिन ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र कौन सी जोड़ी पर आता है? तो जोड़ी नंबर 21। आप जानते हो गुणसूत्र जोड़ी बना कर रहते हैं, टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो जो गुणसूत्र की जो 21वीं जोड़ी है, 21वीं जोड़ी पर 2 गुणसूत्र होने चाहिए थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा जाता है, मतलब 21वीं जोड़ी पर त्रिगुणसूत्रता देखी जाती है। त्रिगुणसूत्रता का मतलब है 3 गुणसूत्र हो जाएंगे 21वीं जोड़ी पर, जबकि होने कितने चाहिए थे? 2। तो आपसे पूछेगा किस बीमारी में 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, आप आंसर करोगे डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। इसे और क्या भी कहते हैं? मंगलॉइड जड़ता भी कहते हैं। इस बीमारी से प्रभावित स्त्री या पुरुष जो होता है उसका दिमाग कमजोर होता है। बच्चे इस तरीके से दिखते हैं, बस समझ पा रहे हो? गर्दन होती नहीं है, पीछे से सिर जो है फ्लैट हो जाता है, गर्दन होती नहीं है, पीछे से सिर फ्लैट हो जाता है। अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है ये लिंग गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है और ये केवल महिलाओं में होती है। डाउन सिंड्रोम कायिक गुणसूत्र के कारण होता था, लेकिन टर्नर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। ये केवल महिलाओं में होती है और महिलाओं में इसमें एक एक्स क्रोमोसोम, महिलाओं में देखो 2 एक्स होना चाहिए, लेकिन जो महिला टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होती है, जो महिला टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होती है उसका एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, उसका एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। तो महिला में क्या होते हैं बताओ? 44 तो होते हैं काय गुणसूत्र, 44 प्लस 46 प्लस 44 45 46 इस तरीके से होते हैं। 44 प्लस 2 होते हैं एक्स, तो कुल टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक एक्स गायब हो जाता है। तो बताओ 44 और एक 45। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किस बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है? तो आंसर रहेगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। इस बीमारी से प्रभावित महिलाएं बांझ होती हैं, उनका जो गर्भाशय होता है विकसित नहीं होता है, गर्भाशय विकसित नहीं होता है ना। हृदय जो है हृदय रोग से प्रभावित होती हैं, है ना, और शरीर विकसित नहीं हो पाता है, गर्भाशय विकसित नहीं हो पाता, कार्डियक डिजीज देखी जाती हैं। ठीक है, चलो अगली बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है और यह भी लिंग गुणसूत्र की आनुवांशिक बीमारी है, लिंग गुणसूत्र का विकार है, यह भी लिंग गुणसूत्र का विकार है। इस बीमारी से प्रभावित पुरुषों में महिलाओं जैसे गुण देखे जाते हैं। ये बीमारी पुरुषों में होती है और इस बीमारी से प्रभावित पुरुष महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि देखो पुरुष का पुरुष की तरह व्यवहार किस पर डिपेंड करता है? गुणसूत्र पर। तो एक्स 44 प्लस, देखो ध्यान से, पुरुष का पुरुष की तरह व्यवहार डिपेंड करता है गुणसूत्र पर। तो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ये पुरुष होता है 44 प्लस एक्स वाई जिसमें आएंगे पुरुष होता है, और महिला का महिला की तरह व्यवहार किस पर डिपेंड करता है? गुणसूत्र पर। तो अब जो व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित होता है उसमें एक्स वाई ये पुरुष था, लेकिन उसमें एक एक्स आ गया, तो देखो ये महिला हो गई और ये पुरुष हो गया, तो पुरुष होते हुए भी उसमें महिला जैसे गुण आ गए, पुरुष होते हुए भी महिला जैसे गुण आ गए, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44 और 3 47। तो इस बीमारी में भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। एक गुणसूत्र बढ़ता है, लेकिन कहाँ पर बढ़ता है? एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मतलब लिंग गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त एक्स हो जाता है। जबकि डाउन सिंड्रोम में भी 47 थे, लेकिन डाउन सिंड्रोम में कायिक गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आया था। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके से जो है स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है। इस तरीके से जो है स्तन ग्रंथियां बाहर निकल के विकसित होने लगती हैं। जो पुरुष होते हैं उनमें महिलाओं की तरह व्यवहार हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अगली जो बीमारी है जिसे कहते हैं बबल बेबी रोग। बबल बेबी रोग जो होती है ये बच्चों में होती है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। बबल बेबी रोग के बारे में 2-3 पॉइंट जानने हैं आपको। पहली चीज तो ये किस प्रकार की बीमारी है? तो उत्तर है ये एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे इसके बारे में। दूसरा पॉइंट इस बीमारी के बारे में याद रखोगे कि इसे SCID बीमारी भी कहते हैं, CID नहीं, SCID, सर्व कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना। CID मत समझना, दया वाला CID नहीं, SCID, सर्व कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी रोग भी कहते हैं। इस बीमारी में जो बच्चा होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। मतलब बच्चा मान लो पैदा होता है और मर जाता है, जैसे बबल बनता है और तुरंत फूट जाता है, इसी तरीके से बच्चा जो होता है पैदा होता है, ज्यादा दिन नहीं जी पाता है, तो कहा जाता है कि बच्चा बबल की तरह था, आया और गया। इस तरीके से इस बीमारी से प्रभावित बच्चे को रिकवर करने का प्रयास किया जाता है
तो एक बबल के वेंटिलेटर में रखा जाता है। तो दो कारण है इसको बबल बेबी डिजीज कहने के। पहली चीज तो बच्चा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, दूसरा एक बबल टाइप के वेंटिलेटर में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए इसे बबल बेबी रोग कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये हमारी सारी आनुवांशिक बीमारियां थी। अब आनुवांशिक बीमारियों के बाद अगला हम पढ़ने जा रहे हैं प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारियां। तो आनुवांशिक बीमारी के बाद अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारियां, है ना। तो अगला हम देखने जा रहे हैं आपके साथ प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारियां। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो प्रदूषण द्वारा होती हैं, आपके साथ चर्चा करेंगे। आ जाओ एक बार। तो प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे और समझेंगे ज़रा। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से। तो प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारियों में एक होता है सिलिकोसिस। ये सिलिका डस्ट के कारण होता है। सिलिकोसिस नामक बीमारी जो होती है सिलिका की धूल के कारण होती है। क्वेश्चन कैसे आता है आपसे? क्वेश्चन आता है कि खदानों में काम करने वाले या धूल मिट्टी का काम करने वाले मजदूर किस बीमारी से प्रभावित होंगे। तो सिलिका मतलब कि धूल या रेत। तो धूल जब हमारे फेफड़ों में जमा होती है तो उससे सिलिकोसिस बीमारी होती है। एक पदार्थ होता है एस्बेस्टोस, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ में मिलता है। एस्बेस्टोस जो सीमेंट की तरह दिखता है, जिससे रूफ टॉप बनाया जाता है, कवर बनाया जाता है, या जो है पाइप बनाए जाते हैं। सीमेंट टाइप की जो पाइप दिखते हैं वो बनाए जाते हैं, या रूफ टॉप बनाया जाता है। तो एस्बेस्टोस के कारखाने में प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के फेफड़ों में जब एस्बेस्टोस की डस्ट जमा हो जाती है तो उससे होता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस बीमारी एस्बेस्टोस के कारण होता है। कैडमियम, अगर कैडमियम की अधिकता हो जाए, कैडमियम की बहुत बार प्रश्न पूछा गया है व्यापम में, एमपीपीएससी में, तमाम प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अगर पीने के पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी होती है। तो कैडमियम की अधिकता से होती है इटाई रोग होता है। अगर पीने के पानी में पारे की अधिकता हो जाए तो मिनी माता या मनी माता भी कह देते हैं, कई बार मिनी माता कुछ भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिनी माता नाम से जाना जाता है। मिनी माटा जो रोग होता है ये पीने के पानी में पारे की अधिकता, मरकरी की अधिकता के कारण होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट के जो 4 मैंने लगाए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसिस नामक बीमारी फ्लोरीन की अधिकता के कारण होती है। और एक होती है नॉकनी सिंड्रोम। नॉकनी सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे घुटने की कटोरी होती है ना, वो खिसक जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, मतलब विकलांग हो जाता है व्यक्ति। जो नॉकनी सिंड्रोम से प्रभावित होता है ना, उसमें विकलांगता देखी जाती है, डिसेबिलिटी। तो नॉकनी सिंड्रोम भी फ्लोरीन के कारण होती है। और ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, एक बीमारी होती है जिसे अपन कहते हैं ब्लू बेबी रोग, जो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लू बेबी रोग कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। अगली बीमारी है देखो सिडोसिलिकोसिस। देखो सिलिकोसिस होती थी सिलिका डस्ट के कारण, है ना, और सिडोरोसिस होती है आयरन की डस्ट के कारण। सिलिकोसिस होती थी, देखो सिलिकोसिस होती थी, आप जानते हो कि सिलिकोसिस होती थी सिलिका डस्ट के कारण। और सिडोरोसिस होती है, आप जानते हो, सिडोरोसिस होती है आप जानते हो आयरन की डस्ट के कारण। और सिलिका और आयरन यदि दोनों की डस्ट फेफड़ों में चली गई, सिलिका और आयरन दोनों की डस्ट फेफड़ों में चली गई, तो उससे होगा सिडोसिलिकोसिस होगा, सिडोसिलिकोसिस। आपसे पूछा जाता है कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूर किस बीमारी से प्रभावित होंगे। तो कोयले की डस्ट यदि फेफड़ों में जमा होती है तो एंथ्राकोसिस, जो कि एंथ्रासाइड से लिया गया है। एंथ्रासाइड एक प्रकार का कोयला होता है। आपसे पूछा जाता है कि आयरन की खदान में काम करने वाले या स्टील प्लांट में काम करने वाले या लोहे के कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति किस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो सिडोरोसिस। गन्ने की भूसी यदि फेफड़ों में भर जाए तो बेगासोसिस नामक बीमारी होती है। तो बेगासोसिस नामक जो बीमारी होती है गन्ने की भूसी के फेफड़ों में जमा होने से होती है। एक होती है बाइसिनोसिस। आपसे प्रश्न पूछेगा कि टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो किस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो
वहाँ पर कपास का प्रयोग होता है, क्योंकि धागा किससे बनता है? धागा बनता है कपास से, और धागे से बनता है कपड़ा, और कपड़ा जहाँ बनता है उसे टेक्सटाइल मिल कहते हैं। तो वो बाइसिनोसिस से प्रभावित होंगे, या कपास का काम करने वाले बाइसिनोसिस। अब तंबाकू, जैसे बीड़ी का कारखाना हुआ या सिगरेट का कारखाना हुआ, तो तंबाकू की डस्ट यदि फेफड़ों में बढ़ती है तो उससे टैबोकोसिस होता है, टैबोकोसिस। ठीक है, जैसे हमारे घर में बीड़ी बनाई जाती थी, लेकिन हम लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि कई बार तंबाकू से जो है छींक आने लग जाती है ना। आर्सेनिक, आर्सेनिक की अधिकता होती है, अगर पीने के पानी में आर्सेनिक अधिक हो जाए तो ब्लैक फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत IMP लगाओगे। 4 ये आपको बताया मैंने, इटाई इटाई मिनीमाटा, नॉकनी सिंड्रोम, ब्लू बेबी डिजीज, फ्लोरोसिस और ब्लैक फुट, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फुट होती है आर्सेनिक की अधिकता के कारण। ब्लैक फुट नामक डिजीज जो होती है, ब्लैक फुट नामक जो डिजीज होती है, ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है, भूल ना जाना ओ जाने जाना, समझ पा रहे हो? तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। चलो अगला देखो आप। अब देखो कुछ बीमारियों, अगला इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बीमारी वाले अध्याय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कौन कौन सी बीमारी को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन सी बीमारी को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, आजकल यहाँ से क्वेश्चन खूब आने लग रहा है। तो देखो कौन कौन सी बीमारी को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है प्यारे साथियों, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। टीबी को पहचानने के लिए हम करते हैं मोम टेस्ट, अभी आपको पहले लेक्चर में बताया था, बीमारी वाले पहले लेक्चर में। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को पहचानने के लिए हम करते हैं स्टिक टेस्ट, स्टिक टेस्ट करते हैं, स्टिक टेस्ट, सिक टेस्ट भी कहते हैं, सिक टेस्ट। टाइफॉइड, टाइफॉइड को पहचानने के लिए हम बिडाल टेस्ट करते हैं, तो टाइफॉइड को पहचानने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। सो बिडाल टेस्ट इज डन टू डायग्नोस टाइफॉइड, टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए बिडाल टेस्ट करते हैं। मलेरिया, मलेरिया को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है मलेरिया को पहचानने के लिए। मलेरिया की पहचान करने के लिए रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। एड्स, एड्स की पहचान करने के लिए एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं। एड्स को पहचानने के लिए एक तो होता है एलिसा टेस्ट, दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। डेंगू को पहचानने के लिए डेंगू प्रोफाइल टेस्ट, या इसी को कहते हैं टॉर्निक्विट टेस्ट। डेंगू को पहचानने के लिए डेंगू प्रोफाइल टेस्ट, या इसी को कहा जाता है टॉर्निक्विट टेस्ट। डेंगू को पहचानने के लिए डेंगू कहते हैं हम डेंगू प्रोफाइल टेस्ट या टॉर्निक्विट टेस्ट कहते हैं। सिफिलिस को पहचानने के लिए वॉशरमैन टेस्ट का किया जाता है। वॉशरमैन टेस्ट जो होते हैं सिफिलिस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। वॉशरमैन टेस्ट जो होता है वो सिफिलिस को पहचानने के लिए किया जाता है। और कार्सिनोजेनेसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी जो होता है कैंसर जैसी बीमारियों को पहचानने के लिए एमिस टेस्ट करते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को पता लगाने के लिए हम एमिस टेस्ट करते हैं, एमिस टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन फॉर इम्यूनाइजेशन, आई लिखा हुआ है, आई, वैक्सीन फॉर इम्यूनाइजेशन। तो कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन, डबल एम है ना, कौन कौन सी बीमारी को पहचानने के लिए कौन कौन सी वैक्सीन हमें लगानी पड़ती है, इसकी चर्चा करते हैं आपके साथ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है।
चलो तो देखिए आपके साथ चर्चा करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बीसीजी होती है बैसिलस कॉमलेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉमलेट ग्यूरिन जो होता है, बीसीजी का टीका आप जानते हैं टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। ये जो होता है बाल्यावस्था में लगाया जाता है ना। बाल्यावस्था मतलब कि चाइल्ड एज टीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए बीसीजी का टीका जन्म के बाद हम लगाते हैं। डीपीटी मतलब होता है डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परटूसिस और टी फॉर टेटनस। ये ट्राईवैलेंट वैक्सीन थी और अब इसे पेंटावैलेंट बना दिया। ट्राईवैलेंट था ये, ट्राईवैलेंट से ये पेंटावैलेंट बन गया है। ठीक है, पेंटावैलेंट बन गया। अभी आगे चलो इस पर चर्चा करेंगे। इसमें 2 बीमारियां और जोड़ दी गई हैं। तो ये जो डीपीटी का टीका है ना, 3 बीमारियों से बचाता है आपको। एक तो डिप्थीरिया, दूसरा परटूसिस मतलब काली खांसी और तीसरा टेटनस। ये 3 बीमारियों से बचाव करता है। डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस 3 बीमारियों से बचाता है ना। HBV हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। HBV का फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इनके फुल फॉर्म भी देखते चलोगे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए, हेपेटाइटिस वायरस से बचाव के लिए लगाई जाती है। हेपेटाइटिस वायरस से बचाव के लिए लगाई जाती है। ठीक है। ओपीवी की चर्चा करें तो इसे कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन हमारे यहाँ पोलियो की वैक्सीन ओरल पिलाई जाती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पोलियो की वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है ना। तो इसे अपन कहते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन पोलियो से बचाव के लिए लगाई जाती हैं। RVV का टीका इसे कहते हैं रोटा वायरस वैक्सीन कहते हैं। RVV का टीका इसे रोटा वायरस वैक्सीन कहते हैं। जो रोटा वायरस वैक्सीन होता है ये प्यारे बच्चों डायरिया से बचाने के लिए, रोटा वायरल डायरिया। आपको याद करो, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो डायरिया होता है वो रोटा वायरस के कारण होता है और जो दूषित जल को पीने से हमारे शरीर में घुस जाता है। ठीक है, तो रोटा वायरस वैक्सीन जो है ये डायरिया मतलब जिसमें उल्टी दस्त वगैरह होते हैं वो डायरिया होता है। डायरिया के लक्षण आप जानते हैं। MMR तो MMR की जो वैक्सीन होती है ना, MMR की वैक्सीन ये 3 बीमारियों से बचाव के लिए लगाई जाती है। 3 बीमारियां हैं जिनसे बचाव के लिए हम MMR का टीका लगाते हैं। कौन कौन सी 3 बीमारियां हैं? एक है मीजल्स, ठीक है, मीजल्स मतलब कि खसरा। दूसरा है मम्स मतलब कि गल्स हुआ। तीसरा रोबेला मतलब कि जर्मन मीजल्स को रोबेला कहते हैं। तो MMR का टीका मीजल्स, मम्स, रोबेला ये बहुत पूछे जाते हैं। ये मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पर आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे। तो ये बहुत आपके साथ पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। BCG टीबी के लिए, DPT डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस के लिए, ठीक है, तुम्हारा हेपेटाइटिस के लिए, OPV और IPV पोलियो के लिए, RVV डायरिया के लिए, MMR मीजल्स, मम्स, रोबेला के लिए, है ना। आ जाओ आगे आ जाओ। कुछ और वैक्सीन है जिनके नाम आपको याद रखना है। PCV का टीका आप याद करो, निमोनिया पढ़ाते समय बताया था PCV का टीका। तो जो PCV का टीका होता है ना, ये इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। P मतलब न्यूमोकोकल, C मतलब कॉन्जुगेट और V मतलब वैक्सीन। ये निमोनिया की स्पेलिंग P से चालू होती है। तो ये निमोनिया से बचाव के लिए लगाया जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो होती है इसमें 5 बीमारियों से बचाव होता है। पहला डिप्थीरिया, दूसरा परटूसिस और तीसरा टेटनस। ये 3 तो ट्राईवैलेंट वैक्सीन में भी थी ये तीनों बीमारियां। अब चौथी कौन सी जोड़ी गई? चौथी हेपेटाइटिस और 5वीं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो 1, 2, 3 चौथी हेपेटाइटिस और 5वीं इन्फ्लुएंजा। इन 5 बीमारियों से बचाव के लिए पेंटावैलेंट वैक्सीन लगाई जाती है, जो आजकल लगाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन में इनमें से कौन सी बीमारी शामिल की जाती है। पेंटावैलेंट वैक्सीन में इनमें से कौन सी बीमारी को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका रेबीपुर का जो टीका होता है या HDCV, जिसे इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। रेबीपुर और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन जो होती है ये रेबीज बीमारी से बचाव के लिए लगाई जाती है, रेबीज बीमारी से बचाव के लिए। और आप जानते हो मलेरिया की वैक्सीन बनाई गई है। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नाम नहीं दिया गया इसको, RTS/SA ये नाम दिया गया है, मलेरिया की वैक्सीन का नाम है, तो ध्यान रखना। मलेरिया की भी वैक्सीन बन चुकी है, बहुत सारे देशों में यूज़ हो रही है। कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वैक्सीन पूछी जाएंगी तो कोरोना की वैक्सीन भी आजकल पेपर में पूछे जाने लग रही है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे एग्जामों में कोरोना वायरस की वैक्सीन पूछे जाने लग रही हैं। तो ध्यान रखना, कोविशील्ड जो थी ना वो एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई थी।
कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने बनाई थी। ये सारी कोरोना की वैक्सीन है, ये सारी कोरोना की वैक्सीन है। स्पुतनिक जो है ये गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रसिया द्वारा बनाया गया था। फाइजर जो है यूएसओ की वैक्सीन है, फाइजर। सिनोवैक और सिनोफार्म ये दोनों चाइना की वैक्सीन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वैक्सीन है आपसे पूछ सकता है कौन सी वैक्सीन किस देश की है, एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा, वैक्सीन का नाम देकर पूछ सकता है इनमें से कौन सी कोरोना वायरस की वैक्सीन है। तो ध्यान रखना, इन पांच वैक्सीन के ध्यान रखना, ये 5 वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लिए लगाई जाती है। बोलो हाउ। ये बीमारी वाले चैप्टर को मैं एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रह गया है, इस बीमारी वाले चैप्टर में एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रह गया, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल वहां से भी क्वेश्चन बहुत देखे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। और मैं आपको बार बार बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर अभी 40% का ऑफ चल रहा है। तो जो भी प्यारे साथी अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना चाह रहे हैं, यहाँ पर अपनी MPPSC प्री और मेंस की तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपको SA+ कोड का यूज़ करना पड़ेगा। SA+ कोड का यूज़ करेंगे तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब भी लें SA+ कोड लगाएं ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए और आप जो है कम पैसे में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बोलो हाउ। आपके साथ आगे चलते हैं, एक और लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन उस पर चर्चा करते हैं। अब आपसे एक और लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस बीमारी में बचा हुआ है, वो ये है कि अलग अलग बीमारियों के आपसे पूछा जाता है कि कौन सा दिवस किस बीमारी के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है और वो कब मनाया जाता है, ये पूछा जाता है आपसे। तो किस बीमारी के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है और वो कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आइए आपके साथ चर्चा करेंगे कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो आपके साथ चर्चा करते हैं डेट की चर्चा करें तो आप जानते हैं प्यारे साथियों, 4 फरवरी को अपन मनाते हैं कौन सा डे, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को अपन विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, आपको बताया भी था मैंने कि टीबी इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसने पूरी विश्व को प्रभावित किया है। टीबी में भी मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये फेफड़ों को प्रभावित करती है, आप जानते हो, है ना, और ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। तो 24 मार्च को अपन मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। डाउन सिंड्रोम अभी बताया था, डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कैंसर आप सभी जानते हो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को अपन विश्व हेल्थ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल को अपन विश्व हीमोफीलिया जानते हैं आप, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है ना, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है ना। तो 17 अप्रैल को अपन हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, 17 अप्रैल को हम हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 अप्रैल की चर्चा करें तो विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया आप जानते हो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होती है और मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलती है, ठीक है। और मलेरिया में हमारा स्प्लीन और RBC प्रभावित हो जाता है और मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, आप जानते हैं हेपेटाइटिस हमारे लंग्स को हेपेटाइटिस हमारे यकृत को प्रभावित करती है और विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम मनाते हैं 24 जुलाई को। और हेपेटाइटिस में आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए हम लगाते हैं HBV वैक्सीन लगाते हैं, हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगाते हैं। अल्जाइमर, इसमें याददाश्त कमजोरी हो जाती है। अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि अल्जाइमर किस अंग से संबंधित बीमारी है, या क्वेश्चन पूछा जाता है अल्जाइमर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, या प्रश्न पूछा जाता है अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्जाइमर जो है दिवस हमारा 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज आप जानते हैं हाइड्रोफोबिया बीमारी के नाम से भी आप जानते हैं।
इस बीमारी से प्रभावित व्यक्ति को पानी से भय लगता है। आप जानते हो ये कुत्ते बिल्ली के काटने से होती थी और ये एक वायरल डिजीज़ है। रेबीज़ दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को हम मनाते हैं। 28 सितंबर को हम रेबीज़ दिवस के रूप में मनाने लग रहे हैं। अर्थराइटिस आप जानते हो गठिया रोग, जोड़ों में दर्द होता है। अर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द होता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हम मनाते हैं 12 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जिनके आपको ध्यान रखना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। कुछ बीमारियों के दिवस आपको और ध्यान रखना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये जो होती है प्यारे साथियों, कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में हमारी हड्डियों में कैल्शियम का घनत्व इतना कम हो जाता है, हड्डियों का घनत्व इतना कम हो जाता है कि हड्डियों में पोर बन जाते हैं। पोर बनने का मतलब होता है हड्डियों के घनत्व में बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, है ना। बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में, हड्डियों संबंधित बीमारी है। और इसके लिए अपन दिवस मनाते हैं 20 अक्टूबर को, ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। विश्व निमोनिया दिवस आप जानते हैं फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, बूढ़े बच्चों में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होती है ना। और इसके लक्षण एकदम कोरोना जैसे होते हैं, आपको पता होगा। और 12 नवंबर को मनाया जाता है प्यारे साथियों, 12 नवंबर को अपन मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। निमोनिया से बचाव के लिए आपको वैक्सीन भी बताई मैंने, निमोनिया से बचाव की वैक्सीन आपको मैंने बताई। निमोनिया से बचाव की वैक्सीन जो होती है वो होती है, आप जानते हैं, पीसीवी का टीका लगाते हैं। निमोनिया से बचाव के लिए हम पीसीवी का टीका लगाते हैं, ठीक है। निमोनिया से बचाव के लिए अपन पीसीवी का टीका लगाते हैं। 14 नवंबर आप जानते हैं बाल दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। और 14 नवंबर को आप जानते हैं विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है ना। विश्व मधुमेह मतलब कि आप जानते हैं कि विश्व डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर आप जानते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स आप जानते हो कि वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है, HIV वायरस से होती है। और इसमें टी लिम्फोसाइट जो है ख़त्म होने लगते हैं और इसकी पहचान करने के लिए एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तो आपको मैंने डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में। तो ये सारे दिवस आप एक बार याद रखोगे, सारे दिवस आपको ध्यान रखना है ना। 4 दिसंबर कैंसर डे, 21 मार्च डाउन सिंड्रोम, 24 मार्च टीबी दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस, 28 जुलाई हेपेटाइटिस दिवस, 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस, 27 सितंबर रेबीज दिवस, 12 अक्टूबर अर्थराइटिस मतलब कि गठिया रोग दिवस, 20 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, और 12 नवंबर आपको ध्यान रखना है निमोनिया दिवस, 14 नवंबर मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर एड्स दिवस, ठीक है। चलो, तो अब आपके साथ जो है आज की सभा को यहीं पर विराम देंगे प्यारे साथियों हम। और आप जान रहे हैं कि अनअकैडमी पर अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी साथी इस 40% के डिस्काउंट को लेना चाहते हैं वो इस 40% के डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये 40% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय एक कोड लगाना होगा, रेफरल कोड SA+। जब आप इस रेफरल कोड को लगाओगे, इस रेफरल कोड को लगाने के बाद अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं 40% की चर्चा करूं तो आज इसका लास्ट डे है, तो आप सभी लोग जरूर इस डिस्काउंट को प्राप्त करिएगा। आगे भी डिस्काउंट ऑफर आते रहते हैं। जब भी आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जाएं SA+ कोड का यूज़ करें, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे मेंस फ्री की तैयारी कर सकते हो, साथ ही साथ 1 डे एग्जाम, MPSI MP कांस्टेबल शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे एजुकेटर होते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी बनवाए जाते हैं, PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, MCQ की लाइव प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें आपके पास पोल का ऑप्शन होता है। पोल मतलब 4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनने का विकल्प होता है, कौन सा सही किया कौन सा गलत किया ये भी पता लग जाता है। मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाती है, मेंस की आपके पास कॉपी भेजने का ऑप्शन होता है, तो आप आंसर लिखकर सिंगल क्लिक से कॉपी हमारी स्क्रीन तक आ जाती है। तो आपकी प्रेजेंस में आपको बता कर कि आपने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा, आपकी कॉपी चेक कर सकते हो आप। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं अनअकैडमी पर पढ़ने पर, जो आपको अदर प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइडेड नहीं होते हैं। साथ ही साथ आप 1 साल तक कोई भी बैच देख सकते हो अनअकैडमी पर, जितने भी बैच आएंगे वो देख सकते हो। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 2 साल का ले रहे हो, तो 2 साल तक जितने भी बैच आएंगे अनअकैडमी के वो सारे बैच आप पढ़ सकते हो, सारे बैच पढ़ सकते हो, किसी भी एजुकेटर का कोई भी कोर्स देख सकते हो। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर आप ओवरऑल कंसिडर करोगे तो आपको ये प्राइस कुछ भी नहीं लगेगी, है ना। तो जब भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जाएं, डिस्काउंट पाने के लिए SA+ कोड का यूज करें, ठीक है। चलो, तो बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदा दिल रहें
और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। मुलाकात करेंगे आपके साथ अगले वीडियो तक, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।